डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए, आज 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके अगर पूरी तरह से तैयार है तो कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। बोर्ड में सेम पैटर्न पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ भी आ जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि यही तो बेस है। अब क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2, ठीक है, was hydrolyzed with dilute H2SO4 to give a carboxylic acid and an alcohol. Oxidation of C with chromic acid produced B. C on dehydration gives but1ene. Write the equations for the reactions involved. हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ इशारा है कि क्या कंपाउंड हो सकता है। अब इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला C8H16O2 है एंड वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल। जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल मिलता है। इसका मतलब C8H16O2 इज़ एन एस्टर। C8H16O2 इज़ एन एस्टर। ये तो बात पता चल गया, ठीक है। अब ये कह रहा है जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको नाम B दिया है और अल्कोहल को नाम C दिया है। और C का जब ऑक्सीडेशन करोगे, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने B कहा है और अल्कोहल को C कहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, जो निष्कर्ष निकलते जा रहे हैं, कंक्लूजन, वो लिख लो, ठीक है। अब C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। C को ये कह रहा है C को जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा। क्रोमिक एसिड का काम है ऑक्सीडाइज करना, तो अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो C को ऑक्सीडाइज करोगे तो B बन जाएगा, ये बात कह रहे हैं ना। एंड एन अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ C, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो B बन जाता है। इसके मतलब है C और B में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हैं, अल्कोहल और एसिड में कार्बन एटम्स सेम हैं। C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स but1ene, और जो अल्कोहल है C, उसका डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो ये आपको but1ene मिल रहा है। तो but1ene से ही पता चल गया कि 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, ठीक है। तो इसका मतलब है अल्कोहल में भी 4 कार्बन होंगे और एसिड में भी 4 कार्बन होंगे। तो हमारा कंपाउंड जो होगा वो ये होगा, एस्टर जो हमारा होगा वो ये होगा। दिस विल बी दी एस्टर। इसको हम कहेंगे ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहचाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है डाइल्यूट H2SO4 से। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है। इसके मतलब ये एस्टर रहा होगा। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने से ही हमें अल्कोहल और वो मिलता है एसिड। तो हम इसको अब रिएक्शन को दिखा देते हैं करके, ठीक है। तो पहले हमने पता लगा लिया कि ये एस्टर है। अब एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, जब इसके H2SO4 से हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट एसिड एंड एन अल्कोहल। अब इन्होंने कहा है एसिड का नाम B है और अल्कोहल का नाम C है, ठीक है। ये ब्यूटाइल ब्यूटानोएट हो गया, ये ब्यूटानोइक एसिड हो गया, और ये अल्कोहल हो गया ब्यूटानॉल, ब्यूटानवनॉल। अब ये कह रहा है कि जो C है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो C का ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं। C का जब ऑक्सीडेशन करोगे क्रोमिक एसिड से, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब इसका करोगे क्रोमिक एसिड से तो ये एसिड बन जाएगा, it will change into carboxylic acid. तो butanol will change into butanoic acid. Is it okay? अब फिर तीसरी बात कह रहा है C on dehydration gives but1ene, और C का जब डिहाइड्रेशन करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से किया जाता है 443 पे, 443 केल्विन पे वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये सॉरी C का करना, ये B है, इसका नहीं, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करना है। तो जब C का डिहाइड्रेशन करोगे, ये था C, इसका डिहाइड्रेशन
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे, तो ये ब्यूट1इन बन जाएगा। इज इट ओके? तो हमारे को सारे कंपाउंड्स क्लियर हो गए। ए इज़ ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, बी इज़ ब्यूटानोइक एसिड, सी इज़ ब्यूटानॉल, और ये एंड में तो इसका तो नाम इसने बता ही दिया था, ब्यूट1इन मिलता है जब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं सी का। इज़ इट ओके? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हर लाइन में जो भी बातें कही जा रही हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ इशारा होता है कि अब फाइनल कंपाउंड क्या है। सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोलाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इस कंपाउंड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिल रहा है, इसका मतलब वो एस्टर है, वो हमें पता चल गया। फिर ये कह रहा है कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं सी का तो हमें बी मिल जाता है, इसका मतलब है सी और बी में बराबर के कार्बन होंगे। इसके बाद हमको जब उसने कहा कि सी का जब हमने डिहाइड्रेशन किया तो ब्यूट1इन मिल गया, तो इसका मतलब वो 4 कार्बन वाला ही होगा। तो हमें पता चल गया कि ये ब्यूटाइल ब्यूटानोएट है, इसके अंदर एक ब्यूटानोइक एसिड बन रहा है और एक ब्यूटन1ऑल बन रहा है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट सारे हम बना सकते हैं। ओके, तो कंपाउंड में पता चल गया। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले 11th क्वेश्चन किया था, 12th क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। कंपाउंड्स फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डायटर्शी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन। उनको लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन जब इनके साथ होगा तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए हमें मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड्स के मोर रिएक्टिव होने का 2 कारण हैं, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और प्लस आई इफेक्ट कम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेंगे कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है और किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, किसमें प्लस आई इफेक्ट भी कम है। तो एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, वो भी कीटोन है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो एसिटल्डिहाइड होगा क्योंकि इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये एसिटल्डिहाइड होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिटल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, HCN सबसे आसानी से इसमें लग जाएगा। फिर एसीटोन होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये फिर एसीटोन हो गया। अब इसके बाद ये डाइटर्शी ब्यूटाइल कीटोन है, 2 ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, कीटोन भी है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। और ये मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ ब्यूटाइल है, तो इससे स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट इसका कम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो इसको अब ले लेंगे टर्शी ब्यूटाइल, मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन कह रहा है ना, तो ये टर्शी ब्यूटाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो ये मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन हो गया, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो गई। एसीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस इससे थोड़ा सा कम है और इसमें ये तो एल्डिहाइड है और स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही कम और प्लस आई इफेक्ट भी कम है। और डाइटर्शी ब्यूटाइल कीटोन में ये डाइटर्शी ब्यूटाइल कीटोन है। ठीक है, स्केलेटन में बना रहा हूँ, तो ये इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, अटैक मुश्किल होगा। ठीक है, एक तो प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो फेंक रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा है जिससे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज़्यादा है, अटैक मुश्किल होगा। इसमें प्लस आई इफेक्ट भी कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा जो इन्होंने पूछा था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ जो नीचे का पार्ट दिया हुआ है। अब नीचे वाला पार्ट में सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इनको कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इनको एसिड स्ट्रेंथ में लगाना है। यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस है और यहाँ पे Br नहीं है। अब इसमें क्या है कि एसिड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा क्लोज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो ये हम इधर लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी है, इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर Br लगा हुआ है और ये COH है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। फिर या लेकी होगी जब सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये छोड़ दिया, इसके ऊपर लगा हुआ है ये Br, और फिर उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी होगी और इसके बाद ये इसकी कम हो जाएगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो उसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। इस कार्बन के ऊपर एक तरफ ये C लगा हुआ है और एक तरफ ये लिखा हुआ है, इधर H है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो गई, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो गई, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना क्लोज लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये इसके जस्ट बगल में है, ये ना एक छोड़ के है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एसिड पे लगेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब H+ हटेगा, H+ हटेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज करेगा। जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिवली वो डीलोकलाइज करेगा, इसलिए दिस वन विल बी मोस्ट एसिडिक। लेफ्ट ओवर पार्ट इसका ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा आफ्टर द रिलीज ऑफ H+। फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और ये तो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज ना होकर डिस्टेबल हो जाएगा, डिस्टेबलाइज होगा, तो इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो इसको हटा देते हैं और थर्ड पार्ट कर देते हैं यहीं पे। तो देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है। और बेंजोइक एसिड है 4-नाइट्रो 3,4-डाइनाइट्रो 3,4-डाइनाइट्रो है और 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी वही ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसमें ज़्यादा लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिसमें लगे होंगे उसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये 3,4 जो बेंजोइक एसिड कह रहा है 3,4-डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे NO2 लगा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी 3,4-डाइनाइट्रो की, फिर इसके बाद 4-नाइट्रो वाले की एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, फिर इसके बाद थर्ड बेंजोइक एसिड की 4-मिथॉक्सी वाले की कम हो जाएगी क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, इसमें 2 लगे हुए हैं, ठीक है। फिर बेंजोइक एसिड आ जाएगा, ये बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ठीक है। सबसे ज़्यादा 3,4-डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उससे बाद रिएक्टिविटी होगी बेंजोइक एसिड की, और सबसे कम होगी 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड की। क्यों? जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि H+ हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज CO- पे आएगा कार्बोक्सिलेट आयन पे, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीलोकलाइज कर देंगे, वो रेजोनेंस में अंदर खींच लेंगे, तो उसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा बचा हुआ पार्ट, तो एसिडिक कैरेक्टर विल बी मोर। इसमें एक ही लगा है तो उससे थोड़ा कम, इसमें कोई भी नहीं लगा खींचने वाला तो इससे कम, बट इसमें तो उल्टा फेंकने वाला लगा। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला लगा होगा तो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए लीस्ट एसिडिक होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं 12th क्वेश्चन को, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग 13th क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे उसके लिए सिंपल केमिकल टेस्ट देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोपानल एंड प्रोपानोन। प्रोपानल एल्डिहाइड है, प्रोपानोन कीटोन है। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड्स जो हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाते हैं, कीटोन्स नहीं बनाएंगे। तो एक तो टेस्ट वही हो गया टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट will be given by propanol and not by propanone। प्रोपानोन नहीं देगा। अब इसका टेस्ट कैसे लिखेंगे, CH3CHO है +2 AgNH3 होल ट्वाइस +3OH-। ये तो टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ये टॉलेंस रिएजेंट से है, ठीक है। तो होगा क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं टॉलेंस टेस्ट में।
तो ये क्या होगा, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा CH3CO- कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और ये सिल्वर बन के बैठ जाएगा। यही सिल्वर मिरर बनता है, टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर सा बन जाएगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड है और 4 अमोनिया हो जाएगा और 2 वाटर बन जाएगा। तो आप ये कहोगे कि प्रोपानल विल गिव टॉलेंस टेस्ट वेरेज प्रोपानोन विल नॉट। सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, प्रोपानल को जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड, बल्कि प्रोपानोन में ये नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा टेस्ट जो है उसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपानल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोपानोन नहीं देगा। प्रोपानल में क्या है कि CH3 है और CHO है, तो एल्डिहाइड कीटोन के बगल में या अल्कोहल के बगल में एक मिथाइल ग्रुप होता है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। उसको NaOH और आयोडीन से जब हम रिएक्ट करते हैं तो CHI3 बन जाता है। CHI3 जो होता है इसको हम, ये तो येलो कलर का होता है और इसको हम आइडोफॉर्म कहते हैं। तो जब भी हम प्रोपानल को, प्रोपानल है ये, प्रोपानोन है, इथानल ले लिया मैंने, प्रोपानल यहाँ भी लेना चाहिए था, ये प्रोपानल है, तो ये प्रोपानल होगा CH3CO-, CCCO- होगा। ठीक है, अब ये प्रोपानल हो गया, वो टॉलेंस टेस्ट देगा, प्रोपानोन नहीं देगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोपानल नहीं देगा, प्रोपानोन देगा, क्योंकि प्रोपानोन में मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट विल बी गिवन बाय प्रोपानल एंड नॉट गिवन बाय प्रोपानोन। इज़ इट ओके? और आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोपानोन देगा, क्योंकि उसके अंदर मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के बगल में है। ठीक है, इसको जब हम NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें CHI3 मिल जाएगा, येलो कलर का आइडोफॉर्म होगा, आइडोफॉर्म। बचा हुआ CCONA हो जाएगा, NaI बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम दोनों चीज़ें लिखेंगे कि प्रोपानल विल गिव टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, प्रोपानोन विल नॉट गिव, ये रिएक्शन हो गया। फिर कहेंगे कि प्रोपानल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वेरेस प्रोपानोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इन विच व्हेन प्रोपानोन इज रिएक्टेड विद NaOH एंड आयोडीन देन आइडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, आइडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड विच इज़ येलो कलर्ड, वेरेज इन केस ऑफ प्रोपानल इट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। दूसरा वाला पार्ट करते हैं, एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है हमें, एसिटोफिनोन को बेंजोफिनोन से। ठीक है जी, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन तो ये हो गया, अब ये C+O CH3 है, तो ये एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वेरेस बेंजोफिनोन विल नॉट। तो इसको हम NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये यहाँ से टूट के CHI3 बन जाएगा और वो HCONA बन जाएगा और NaI बन जाएगा। तो मेनली आपको इस पर फोकस करना है, येलो कलर्ड, तो ये आइडोफॉर्म है। तो आप क्या आंसर में लिखोगे, एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव whereas बेंजोफिनोन विल नॉट, फिनोन विल नॉट। ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये रिएक्शन भी दिखा दिया। ठीक है, उसने कहा राइट ए केमिकल टेस्ट, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वेरेज बेंजोफिनोन विल नॉट। आइडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जो C+O के बगल में एक मिथाइल ग्रुप लगाओ। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था प्रोपानोन था, प्रोपानल नहीं दे रहा था, तो ये हो गया। इसको भी हटा देते हैं सेकंड को। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि फिनॉल है और उसको बेंजोइक एसिड से डिस्टिंग्विश करना है। फिनॉल में आपको ध्यान रखना है कि जब उसको न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, ये फिनॉल है, और FeCl3 न्यूट्रल ले लेंगे। ठीक है, तो वायलेट कलरेशन आता है, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे हो जाएगा।
होल थ्राइस Fe, ठीक है, और HCl बन जाता है। तो ये वायलेट कलरेशन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि फिनॉल विल गिव वायलेट कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्ट करेगा तो वो वायलेट कलर नहीं देगा, बफ कलर देता है। तो हम खाली इसको मेंशन करेंगे कि फिनॉल विल गिव वायलेट कलरेशन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड वेयरएज कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट। और दूसरा टेस्ट क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड जो है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। इसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे हल्का सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक है। तो दो टेस्ट हो गए। इसमें लिखोगे कि फिनॉल विल गिव न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट इन विच वायलेट कलरेशन इज ऑब्टेन्ड, और बेंजोइक एसिड में लिखोगे कि इट विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट या इट विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इन विच ए कलरलेस गैस विल बी इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस एंड इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ये दोनों टेस्ट हो गए। फिनॉल का टेस्ट बताओगे कि फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलरेशन देता है, बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व, वेयरएज इन केस ऑफ फिनॉल इट विल नॉट बी सो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे लिखा हुआ है मेरे पास। अभी सारे पार्ट्स हम लोग यहीं पे करते हैं एक एक करके। तो हमने थर्ड पार्ट कर लिया, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है बेंजोइक एसिड एंड बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड में वही टेस्ट लग जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बेंजोइक एसिड विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इथाइल बेंजोएट विल नॉट, ठीक है। तो यही लिखेंगे HCO3, तो हमें सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो ये लिखेंगे कि बेंजोइक एसिड विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वेयरएज इथाइल बेंजोएट विल नॉट। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट हमारा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है पेंटन 2-ओन एंड पेंटन 3-ओन को डिस्टिंग्विश करना है। पेंटन 2-ओन एंड पेंटन 3-ओन। पेंटन 2-ओन में देखिए कि C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटन 2-ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पेंटन 3-ओन में ऐसा कुछ नहीं है, ये पेंटन 3-ओन है, इसमें तो मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, वेयरएज पेंटन 2-ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसको हमने NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट करा दिया। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये CHI3 बन जाएगा और ये CCCCONA बन जाएगा और NaI भी बनेगा। तो हमें तो मेन ये कहना है कि येलो आइडोफॉर्म बन जाता है। हम ये कहेंगे कि पेंटन 2-ओन इज रिएक्टेड विद NaOH एंड आयोडीन, येलो कलर्ड आइडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड। या आप कह देंगे कि पेंटन 2-ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, वेयरएज पेंटन 3-ओन विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, पेंटन 2-ओन, और ये रिएक्शन दिखा देंगे कि इसको जब हमने NaOH और आयोडीन से रिएक्ट करा तो फिर हमारा येलो कलर्ड आइडोफॉर्म बन जाता है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट हो गया हमारा। अब सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? सिक्स्थ पार्ट में ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसीटोफिनोन है। ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा। एल्डिहाइड जो होते हैं टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस एंड 3OH माइनस, इट विल गिव, ऊपर ये कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा और ट्वाइस सिल्वर विल बी, सिल्वर मिरर बन जाएगी, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर निकल जाएगा। तो मेन तो ये है सिल्वर मिरर बनना। तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस रिएजेंट्स है, टॉलेंस टेस्ट, या इट विल गिव सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। और एसीटोफिनोन के केस में हम क्या कहेंगे कि उसके केस के अंदर हमें आपका आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। NaOH प्लस I2 विल गिव यू ऑन हीटिंग CHI3 प्लस ये CONA हो जाएगा प्लस NaI बन जाएगा, ठीक है। तो येलो कलर्ड आइडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड। तो आपको यही लिखना है कि आप लिखेंगे कि बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट
whereas acetophenone will not because it is a ketone। और फिर बाद में कहेंगे कि acetophenone will give iodoform test whereas benzaldehyde will not, क्योंकि iodoform test जब भी पॉजिटिव है when methyl group is present adjacent to carbonyl carbon। तो ये हो गया। अब जो 7th पार्ट है हमारा इथानल एंड प्रोपानल, इसको भी हटा देते हैं। इथानल एंड प्रोपानल को देखना है कि इथानल और प्रोपानल को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड हैं। तो हमें मालूम है कि ये इथानल है। इथानल के अंदर क्या है कि मिथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट टू कार्बोनाइल कार्बन, और प्रोपानल में नहीं है। ठीक है, तो दिस वन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव वेरेज प्रोपानल विल नॉट। तो हम कहेंगे कि इसको जब हमने आइडोफॉर्म टेस्ट कराया, NaOH और आयोडीन दिया, तो CHI3 बन जाएगा और CONA बन जाएगा, HCONA बन जाएगा, NaI बन जाएगा। तो येलो कलर्ड आइडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, हमें क्या लिखना है कि इथानल विल गिव, ऐसे लिख देंगे, रिएक्शन भी दिखा देंगे। इथानल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, whereas propanol will not, propanol will not। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इथानल दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, प्रोपानल नहीं देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गए और ये आपको डिस्टिंग्विश कर दिया इनको, कंपाउंड को। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13th वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन एक बोर्ड में आता ही है 2 नंबर का। और दूसरी बात, कई कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें क्लियर होते हैं और कुछ रिएक्शंस आपको याद रहते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट जैसे बार बार आ रहा है, टॉलेंस टेस्ट आ रहा है, या फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या टेस्ट हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो ये याद होने चाहिए। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, वो मैंने बताया था इसमें, तो उसको आपका आंसर लिखना है। वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, उसमें आपको आंसर जो देना है उसमें 2 पॉइंट्स देने हैं। वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो को लाइक करिए और अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को, औरों को भी हेल्प शेयर करिए जिनकी हेल्प हो सके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने की। और सिंपल वर्ड में जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिख पाओगे। ओके, थैंक यू।